हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर शुभम ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं ओल्ड मंडी हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ हकीकत में घटी है। और आज भी जब मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ तो अंदर तक एकदम हिल जाता हूँ। ये घटना साल 2010 की है। उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पर मेरी एक आदत थी, सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाता था। मेरे साथ मेरे सभी दोस्त भी वहाँ पर आते थे। सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए मैं अपने फ़ोन में सुबह के 3:45 का अलार्म लगा के रखता था ताकि मैं सुबह टाइम पे उठ जाऊँ, क्योंकि मैं अकेले सोता था अपने रूम में। कब मैं उठकर सुबह चला जाता था मेरे मम्मी पापा को भी पता नहीं लगता था, क्योंकि उनका रूम दूसरी तरफ था। ऐसे ही एक दिन की बात है, रात के समय मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगाकर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं बिस्तर पर से उठा और फ्रेश वगैरह हुआ। उसके बाद मैं रेडी होकर घर से बाहर निकल गया और जैसे ही मैं अपने घर से रोड पर पहुंचा तो मैंने ध्यान दिया कि रोड पर धुंध हो रही थी। दरअसल उस समय सर्दियों का मौसम था। अभी मैं रोड पर जस्ट आया ही था कि मेरी नज़र सामने से आती हुई एक औरत पर पड़ी। उन्होंने शॉल ढका हुआ था अपने शरीर पर और वो शॉल वाइट कलर का था। मुझे उनका फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी, बट वो भी ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था। वो रोड के दूसरी साइड थी और मैं उनके सामने था। देखने में मुझे वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी और मैंने जब थोड़ा और उन्हें देखा तो ये समझा कि वो रो भी रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब आई उन्होंने वहीं की लोकल लैंग्वेज में मुझसे बोला, मेरे बेटे को मार रहे हैं वो लोग, मेरे साथ चलो और उसे बचा लो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। ऐसा बोलते हुए वो लगातार रोए जा रही थी। मैंने पहले तो उन्हें जैसे तैसे शांत कराया और बोला कि आंटी आप पहले शांत हो जाओ। फिर मैंने उनसे आराम से पूछा, क्या हुआ आंटी, कौन है, किसने मारा और कहाँ पर है। इस पर उन्होंने और तेज़ बोलना शुरू कर दिया, अभी मेरे साथ चल दो नहीं तो वो मार देंगे, मेरे साथ चलो। जिस तरीके से वो बता रही थी मुझे लगा कि शायद आसपास के ही कोई शराबी लड़के होंगे और आपस में उन लोगों की लड़ाई हो गई होगी। मेरे पास भी मेरा क्रिकेट बैट था तो मैंने सोचा कि अगर हालात बिगड़ेंगे तो इसी से काम चला लूँगा, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। मैंने उनको बोला चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, देखता हूँ कौन है। इतने मैंने रोड क्रॉस करा, वो मेरे से आगे चल चुकी थी। अब वो लगभग मेरे से 10 से 15 कदम आगे चल चुकी थी और वो लगातार आगे बढ़े जा रही थी बिना मेरी तरफ देखे, बिना कुछ बोले। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि तेज़ तेज़ चल के मैं उनके साथ साथ चलूं, पर मैं उनके करीब पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो मुझसे आगे ही चल रही थी। मैं मनी मनी बस सोच रहा था कि माँ का मन कैसा होता है, जब बच्चे पर आती है तो कुछ भी नहीं देखती। हम जवान होकर भी इतना तेज़ नहीं चल पा रहे और वो इतनी जल्दी जल्दी चले जा रही हैं। फिर चलते चलते एक जगह ऐसी आई जहाँ शराब के ठेके से थोड़ा आगे एक मोड़ था। वहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज था जिसके नीचे एक नदी जा रही थी और उसके आगे की तरफ रोड पड़ता है। अभी मैं उस मोड़ से पीछे पहुँचा था और वो औरत मोड़ को क्रॉस कर चुकी थी। पीछे से मुझे वो दिखाई नहीं दी, बट जैसे ही मैंने मोड़ क्रॉस करा तो सामने से मेरे मुंह पर टॉर्च पड़ गई। वो होमगार्ड वाले लोग थे जो रात को चक्कर काट रहे थे। मुझे पता लगा कि उनमें से एक पुलिस वाला था और एक होमगार्ड था। उसने मुझे देखा और मुझे वहीं पर रोक दिया और वो मुझसे पूछने लगा कि कहाँ जा रहा है। मैंने उनको बोला सर आप मेरे साथ चलो,
ये जो आंटी आगे गई हैं उनके बेटे के साथ कोई मारपीट कर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कौन आंटी, तो मैंने उनको बताया जो अभी अभी यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए गई हैं। उन्होंने मेरी शक्ल देखी और मुझे थोड़ा व्यंग करते हुए पूछने लगे कौन सा नशा किया सुबह सुबह। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने उनको बोला कि मैं स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हूँ, नशे वगैरह ये सब मैं नहीं करता। अब इतने में वो जो पुलिस वाला था उसने उस होमगार्ड से बोला इसकी चेकिंग करो, देखते हैं क्या है। इसके बाद वो मेरे पास आए और मेरी तलाशी ली। मेरे पास मेरी क्रिकेट की किट थी और कुछ भी नहीं। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उनको बताया कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पर जा रहा था। बट इन सब बातों को छोड़िए, वो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो इसी तरफ गई हैं। मेरे साथ चलो वरना उनके बेटे को कोई मार देगा। इस पर उन्होंने जो मुझे बोला वो सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो मुझसे बोलते हैं तू इधर से आया पीछे की साइड से और हम सामने से आ रहे हैं। इस जगह से कोई भी औरत नहीं आ रही थी, हमने एक भी औरत को नहीं देखा। और तुझे पता है टाइम क्या हो रहा है? तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसमें 4:25 हो रहे थे। मैंने उनको बोला 4:30 होने वाले हैं, आज मैं ग्राउंड पर पहुंचने में शायद लेट हो जाऊंगा। उन लोगों के चेहरे के भाव कुछ हैरानी भरे थे। उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और मुझे टाइम दिखाते हुए बोला देख रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी अपने फ़ोन का टाइम ठीक कर और घर जा। मैंने जब ये सब सुना तो मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा और मेरे अंदर एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा डर आ गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं पड़ रही थी कि अब मैं अकेले घर जाऊं, और मैं उन्हीं के साथ फिर घर पर आया और घर जाकर सीधा बिस्तर में लेट गया। सुबह उठकर मैंने सारी बात मम्मी पापा को बताई, तो वो लोग मुझे लेकर मंदिर में गए और वहाँ पर जो पंडित जी थे उन्हें हमने सारी बातें बताई। तो उन्होंने हमें बताया कि इसने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा था और जब ये घर से बाहर निकला तो उसकी परफ्यूम की गंध के कारण वो इसके करीब आई और जो इससे मिली थी वो एक चुड़ैल थी। वो इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि ये पूरी तरह से उसके वश में हो गया था और उसके पीछे चलने भी लगा था। अगर ये उस नदी के पास पुल तक पहुंच जाते तो ये उसी दरिया में चला जाता। इसको बचाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। इसकी अकाल मृत्यु आने वाली थी, लेकिन वो तो वहाँ पर वो होमगार्ड वाले पहुँच गए और इसी वजह से उसका मोह चक्र टूट गया, जिस कारण से इसकी जान बच गई। इस सब के बाद मेरे घर पर पंडित जी ने एक बहुत बड़ा हवन करवाया और मुझे एक मंत्रों से बंधा हुआ धागा मेरे हाथ पर बांधा और मेरे गले पर विभूति दी और एक मंत्रों से बड़ा हुआ लॉकेट भी मेरे गले में डाला। और उन्होंने मुझसे कहा इसको कभी अपने आप से अलग मत करना, वो तुझे सपने देगी पर डरना मत। जब मैं घर आ गया तो उसके बाद पहले हफ्ते तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लगभग 10-11 दिन के बाद मुझे रात को सपना आया कि मैं उसी रोड पर था और मुझे वो दोबारा दिखी। इस बार उसकी गोद में उसका बेटा भी था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसका पूरा मुंह एकदम काला सा था और आंखें पीली लाइट की तरह चमक रही थी। उसका मुंह भी बहुत ज़्यादा डरावना था। एक साइड से मानो पूरा गल गया हो, जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया हो। उसके मुंह पर दूसरी साइड में कई सारे कट थे, काफ़ी गहरे, जिनके अंदर मैं उसकी हड्डियां तक देख पा रहा था। और उसने मेरी तरफ देखते हुए बोला इस बार तो तू बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा, दूसरी बार मुझसे मत मिलना। जब मैंने सपना देखा उस दिन के बाद से मैंने खेलने जाना ही छोड़ दिया। उस वक्त की मेरी एक गलती मेरी जान पर मुझे भारी पड़ जाती। दरअसल उस टाइम पर फ़ोन जो होते थे वो वर्ल्ड क्लॉक से नहीं चलते थे, जैसे कि आज के फ़ोन होते हैं जिनमें पहले से टाइम सेट रहता है, बल्कि उस समय पर फ़ोन में टाइम को मैनुअली सेट करना पड़ता था, क्योंकि फ़ोन तब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, सिंपल बार फ़ोन्स होते थे। अगर मैंने उस रात चेक कर लिया होता कि मेरी घड़ी 3 घंटे पीछे चल रही है तो शायद मेरे साथ ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं। आज भले ही इस बात को लगभग 12-13 साल बीत चुके हैं, पर आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और उस बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोहित और अजय जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहे थे। वो अभी एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। अजय के माथे पर मोटे मोटे पसीने आ रहे थे। अजय बोलता है, हे भगवान, बस आज बचा लो, आगे से कभी इस रास्ते से नहीं जाऊंगा।
रोहित बोलता है, मेरी तो मती मारी गई थी जो तेरे बोलने पर इस रास्ते से जाने को तैयार हो गया। बेचारे भगवान, न जाने और कितनी देर लगेगी। तभी अजय को पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ के देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो डर के बोलता है, जल्दी चलो रोहित। रोहित भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसे किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो भी डर जाता है। रोहित कहता है, अब जल्दी भागो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसी के साथ वो दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। अभी ये लोग कुछ ही दूर आए होंगे कि अजय को पायल की आवाज़ फिर से सुनाई देती है और अब वो पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ दूरी पर धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता है। दोनों तेज़ी से भाग ही रहे थे कि तभी अजय देखता है कि उसके आगे से एक काला साया गुजरता है और उसके पैर वहीं पर थम जाते हैं। तभी उसके बगल से रोहित की आवाज़ आती है, रुका क्यों है, भागना। अजय बोलता है, तूने देखा वो काला साया अभी मेरे सामने से निकला है। रोहित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोलता है, मेरा ही तो साया था। अजय थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, यार तुझे हर समय मजाक ही सूझता है। तभी उसे अपने आगे से एक आवाज़ आती है, रुका क्यों है यार, वहाँ पर चलना। वो जैसे ही देखता है तो पाता है कि रोहित उससे कुछ दूरी पर उसके आगे खड़ा हुआ है। अजय दोबारा अपने बगल में देखता है पर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो किसी तरह आगे भागता है और रोहित के पास पहुँच जाता है। भागते भागते वो उसे सब कुछ बताता है। रोहित भी उसकी बातें सुनते हुए भाग रहा था कि तभी वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और जब वो देखता है कि वो एक कब्र से टकराया है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने आप को संभालता है और चारों ओर नज़र घुमाता है। वो देखता है कि वो अंधेरे में भागते भागते कब्रिस्तान के अंदर आ चुका था। अंधेरे में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो रोड से उतरे और कब्रिस्तान में आ गए। दोनों की हालत डर से ख़राब हो गई थी कि तभी रोहित देखता है कुछ ही दूरी पर कुछ लोग आग के पास बैठे हुए हैं। वो अजय को इशारे से उनकी ओर दिखाता है और वो दोनों धीरे धीरे वहाँ पर जाते हैं। वो दोनों लोग उन लोगों के पास पहुँचते हैं और तभी वो रुक जाते हैं और वहीं एक पेड़ की आड़ में छुप जाते हैं और सामने का नज़ारा देखकर दोनों का और भी बुरा हाल हो जाता है। दोनों डर से कांपने लगते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ कुछ अघोरी लोग बैठे हुए थे जो कि एक मुर्दा का मांस नोच के आग में भूनकर खा रहे थे। उनमें से एक बोलता है, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा, ताज़ा मुर्दा नहीं मिला आज। तभी एक अघोरी उस मुर्दा की आंख में अपनी उंगली डाल देता है और उंगली अंदर जाते ही उससे खून निकलने लगता है। बाद में उसी आंख को बाहर निकालकर उसे वैसे ही खा जाता है और मन महसूस कर कहता है, ताज़ा मांस खाए हुए कई दिन हो गए। ये सब देखकर उन दोनों की सांसें थम जाती हैं और वो जितनी जल्दी वहाँ पर आए थे उससे भी ज़्यादा जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और दोनों बस किसी तरह से वहाँ से निकलना चाहते थे। तभी उन्हें कुत्ते के रोने की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। दोनों के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। तभी अजय को अपने सामने एक पेड़ पर चुड़ैल दिखाई देती है जिसकी शक्ल एकदम भयानक सी होती है। हाथों की उंगलियों में लंबे लंबे काले से नाखून और गंदी मैली कुचैले वस्त्र। उसके पैर उल्टे थे और ये देखकर वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। अब तक रोहित की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी और चुड़ैल इतनी भयानक लग रही थी कि रोहित को उसे देखकर अपनी मौत नज़र आने लगी थी। पर फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से भागने लगता है और अजय को वहीं पर छोड़ देता है। चुड़ैल की नज़र भी रोहित पर पड़ जाती है। चूँकि अजय बेहोश होकर गिर गया था तो चुड़ैल उसे देख नहीं पाई थी। इधर रोहित पूरी जान लगा के भागता है और उसी के पीछे चुड़ैल भी पड़ जाती है। अभी रोहित कुछ ही दूर भागा होगा कि वो एक तालाब के पास पहुंच जाता है और तालाब को देखते ही वो उसे पहचान जाता है कि ये तो हमारे गांव के शमशान घाट वाला तालाब है। सामने ही एक पीपल का बड़ा सा विशाल पेड़ था। उसे याद आ जाता है कि अगर वो शमशान घाट से बाहर निकल जाता है तो थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर है। यही सोचकर वो और भी ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है। वो महसूस करता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था
और जब वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके पैरों पर लंबे काले नाखूनों से भरे गंदे चिपचिपे घिनौने से हाथ थे, जिन्होंने उसके पैरों को पकड़ लिया था। वो रोहित को अपनी ओर खींच रही थी। कुछ देर तो रोहित कोशिश करता है उससे छूटने की, पर वो उससे छूट नहीं पाता। रोहित बहुत थक भी चुका था और वो हिम्मत भी हारने लगता है और चुड़ैल उसे अपनी तरफ खींचने लगती है और डर से उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही होती। वो अब पूरी तरह से हार चुका होता है और अब वो डर के बेहोश हो जाता है। चुड़ैल जब उसे लेकर वापस खींच के ला रही थी तो उसकी नज़र वहीं पर बेहोश पड़े अजय पर जाती है, तो उसे भी दूसरे हाथ से पकड़कर खींचने लगती है। रोहित के कानों में हड्डी के करकराने की आवाज़ आती है तो वो देखता है कि चुड़ैल अजय के पैरों की हड्डी को चबा रही थी। उसका हाथ और मुंह खून से सना हुआ था और अजय के शरीर का कुछ हिस्सा उसके बगल में रखा था। ये देखकर राहुल बहुत डर गया था और वो समझ चुका था कि उसका हाल भी शायद यही होने वाला है। वो देखता है कि चुड़ैल अजय के सिर को अपने हाथों में ले थी और वो उसे अपनी जीभ से चाट रही थी। उसके गले से खून चूस रही थी वो, और रोहित देखता है कि अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी और हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। चुड़ैल भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी और निश्चित होकर दूसरी तरफ बैठकर अजय का सिर खाने में मगन थी। रोहित हिम्मत करके वहाँ से धीरे धीरे खिसकने लगता है और कुछ दूर होते ही वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लगता है। चूँकि चुड़ैल दूसरी तरफ बैठी थी, इसीलिए वो रोहित को भागता हुआ नहीं देख पाई थी। इधर रोहित फिर से उसी तालाब के पास था। वो उस पीपल के पेड़ के पास जाकर छिप जाता है और वो देखता है कि क्या चुड़ैल उसके पीछे है या नहीं, पर उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। तो अपनी पूरी ताकत से फिर से भागने लगता है और थोड़ी देर में उस मंदिर के पास पहुंच जाता है। उधर उस चुड़ैल को भी पता चल गया था और उसे बहुत सारा गुस्सा आ रहा था, पर रोहित मंदिर के अंदर पहुंच गया था और तभी उसे एक जोरदार भयानक चीख सुनाई पड़ती है, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल मंदिर से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी और उस पर गुर्रा रही थी, चिल्ला रही थी कि तभी सूर्योदय हो जाता है और सूर्य की पहली किरण पड़ते ही वो चुड़ैल काले कुत्ते में बदल जाती है और जंगल में तेजी से भाग जाती है। रोहित देखता रहता है और थोड़ी देर में वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। रोहित काफ़ी थक चुका था तो वहीं मंदिर में ही बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो उठता है तो वो पाता है कि वो गांव के अस्पताल में था। उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी और कुछ लोग उसी रूम के दरवाजे के पास बातें कर रहे थे। किस्मत वाला है जो बच गया। वो अपनी माँ को देखते हुए बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बोल पाता। तभी डॉक्टर बाबू वहाँ पर आते हैं और उदासी भरे स्वर में कहते हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि रोहित की आवाज़ चली गई है। शायद ये इसके डर के कारण हुआ है। इसका पैर तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कुछ महीने बीत चुके थे। रोहित ये हादसा अभी भी नहीं भूल पाया था। भूलता भी कैसे, क्योंकि उसने देखा ही ऐसा कुछ था और अपने प्रिय मित्र को तो वो खो ही चुका था। अब उसका पैर भी ठीक हो गया था, पर कभी भी वो काले कुत्ते को देखता था तो उसे उस चुड़ैल की याद आ जाती थी और वो डर जाता था। वो अब बीमार भी रहने लगा था। एक रात वो घर के बाहर खटिया बिछाकर सो रहा था कि तभी उसे कुत्ते के रोने की आवाज़ आई। वो डर जाता है और उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके सामने वो पाता है कि एक काला कुत्ता बैठा हुआ है और जो देखते ही देखते चुड़ैल में बदल जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो उसी समय अपने प्राण त्याग देता है। सुबह होती है और उसके घर वाले उसे देखकर रोने लगते हैं। गांव के लोग भी जमा हो जाते हैं और वहीं वो काला कुत्ता भी होता है। सब लोग रोहित का हाल देखकर डरे हुए थे। लोगों ने उस काले कुत्ते को भी देखा जो कि रोहित के घर के पास ही कुछ ही दूरी पर बैठा था। रोहित के शरीर का रंग भी काला पड़ गया था और उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। गांव के बुजुर्ग लोगों ने उसकी लाश को जल्दी जल्दी शमशान ले जाकर जला दिया और कुछ लोगों ने देखा कि वो कुत्ता भी शमशान तक गया और तब तक वहीं था जब तक लोगों ने उसे जला नहीं दिया। गांव वालों में भी दहशत फैल गई थी और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे
कि लगता है वो चुड़ैल इसे भी अपने साथ ले गई। गांव के बुजुर्गों ने बगल के गांव से ही तांत्रिक जी को बुलवाया और पूजा पाठ करके उस गांव को कुछ समय के लिए चुड़ैल से मुक्त करवा दिया। पर कुछ समय के बाद ये घटनाएं फिर से शुरू हो गई। शायद किसी ने सही कहा है, दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये लगभग साल 2010 या 2011 की होगी। दरअसल उस वक्त मेरी उम्र बस 7 साल की थी, जिस कारण मुझे अच्छे से हर चीज़ याद नहीं है। जितना मुझे याद है, शनिवार के दिन मैं स्कूल से अपने घर आई थी और तब मेरी मम्मी ने कहा कि आज हम अपनी मासी के यहाँ पर जा रहे हैं। दरअसल हमारी मासी उसी शहर में रहते थे जिसमें कि हम रहते थे, इसी कारण से हम बीच बीच में उनसे मिलने जाते रहते थे। मम्मी ने कहा कि हम वहाँ पर 2 दिन तक रुकेंगे भी, यानी कि मैं संडे और मंडे के दिन वहीं पर रहने वाली थी। और ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मुझे छुट्टी बहुत पसंद थी। मेरे मासी और मौसा जी ने एक घर ले रखा था किराए पर। उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। उनके कुल मिलाकर 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां थी और 2 उनके बेटे थे। 4 में से उनके 3 बच्चे लगभग टीनेजर हो गए थे और उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसको हम के मान लेते हैं, उसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल की रही होगी। सबसे बड़े वाले भाई का नाम टी, बड़ी बेटी का नाम ओ और छोटे बेटे का नाम ए रख लेते हैं, सिर्फ कहानी के मकसद से। बात करूं उस रात की तो मैं उस हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करूंगी जो कि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उस समय पर मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और मैं बस 2nd या 3rd क्लास में उस टाइम पर रही होंगी। इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा स्टोरी को रिकॉल कर पा रही हूँ उतना ज़्यादा आपको बता पाऊँ। अगर बात करूँ घर की, तो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर में कुल मिलाकर 2 बेडरूम्स थे, एक बड़े साइज़ का और एक लगभग उसके आधे साइज़ का। वो दोनों ही कमरे आपस में जॉइंट थे एक दरवाजे के ज़रिए। बड़े वाले रूम के अंदर जाकर छोटे वाले रूम में जाने के लिए दरवाज़ा था और उसी साइड पे जहाँ वो दरवाज़ा था एक और दरवाज़ा था जो कि आपको बालकनी की तरफ ले जाता है। बड़े वाले बेडरूम में मैं, मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई बहन, मेरी मासी और उनकी 2 बेटियाँ, हम सब बड़े वाले बेडरूम में सोए हुए थे और छोटे वाले रूम में मेरे अंकल यानी कि मेरे मौसा जी और उनके 2 बेटे वो उस रूम में सोए हुए थे। उस रात मुझे याद है हम सभी लोग काफ़ी देर रात तक आपस में बात कर रहे थे और उसके बाद कहीं जाकर हम लोग सोने के लिए गए। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में जब मेरी आँख खुली तब लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम लेट ही सोए थे। मैं दरअसल उठी थी किसी के नॉक करने की आवाज़ से। जब मेरी आँख खुली तो पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं बस नींद से उठी ही थी और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तब मैंने देखा कि छोटे वाले रूम के दरवाजे के पास से कोई नॉक कर रहा था काफ़ी तेज और नॉक भी इस तरीके से कि मानो उस दरवाजे को तोड़ना चाहता हो। अब वो आवाज़ कोई भी वहाँ से निकाल रहा हो, पर वो उन तीनों में से कोई नहीं हो सकता जो कि मेरी फैमिली के मेंबर्स थे, क्योंकि हो सकता था कि उन्हें वॉशरूम जाना था या फिर उन्हें किचन में कुछ पानी वानी पीने के लिए जाना होगा, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से दरवाज़ा खटखटाएंगे नहीं, क्योंकि वो बोल सकते थे आराम से कि गेट खोल दो, पर उस टाइम पर बस दरवाज़ा पीटने की ही आवाज़ आ रही थी और कोई भी पीछे से उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा था। ये आवाज़ कुछ मिनट तक जारी रही और उसके बाद एकदम से आना बंद हो गई। अब मैंने सोचा कि शायद ये आवाज़ बंद हो गई है, लेकिन तभी ये आवाज़ उस दरवाजे से आने लगी जो कि बालकनी में था। अब मैं एकदम से पसीने छूट गए ये सोचकर कि कोई इंसान जो कि अभी उस रूम में था, छोटे वाले रूम में, वो सीधा बालकनी में कैसे चला गया, जबकि बालकनी में जाने का तो इकलौता रास्ता यही है, इसी दरवाजे से। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो हो सकता है मेरा ही कोई भाई या बहन हो, पर मैं आपको बता दूं कि वो सभी लोग आराम से चैन की नींद सोए हुए थे। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, तो मैंने डरते हुए अपनी मम्मी को उठा दिया जो कि मेरे साइड में ही सोई हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पर दरवाजे पे लगातार दस्तक की आवाज़ आए जा रही है, पर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह की दस्तक की आवाज़ नहीं आई है और मैं बस इस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ और मुझे अब सो जाना चाहिए।
इसके बाद उन्होंने मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे सुलाने लगी। अगली सुबह मैंने ये वाक़या किसी को भी नहीं बताया और आज तक भी मैंने इस बारे में किसी से बातचीत नहीं करी है सिवाय अब के। उस इंसिडेंट की बात करूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो बिल्कुल सच्ची घटना थी और शायद वो पता नहीं क्या था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाद में मेरे जो मौसी थे और उनके बच्चे थे उन्होंने भी उस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस करी थी। उन्हें कई बार एकदम से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती थी वॉशरूम के साइड से, पर उस टाइम पर वॉशरूम के अंदर कोई भी नहीं होता था। मेरी जो बहन लगती थी वो काफ़ी देर तक जब किचन में कुछ काम करती रहती तो उसे एकदम से ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे से निकल गया हो, जबकि वो उस टाइम पर वहाँ पर अकेली होती। कुछ चीज़ें एकदम से गायब हो जाती और बाद में खुद ही अपने स्थान पर आ जाती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था। एक बार तो हद तब हो गई जब नीचे रहने वाले मकान मालिक ने एक बार मेरे मौसी और मौसा जी से बताया कि जब आप लोग घर पे नहीं थे तो उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी, और जब वो परेशान होकर ऊपर देखने के लिए गए तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मेरी मौसी उस घर में लगभग 3 से 4 साल तक रही होंगी और उसके बाद वो किसी कारण से उस घर को छोड़ दी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उस घर की हालत अब क्या है, और ना ही मैंने अब तक अपनी मासी से इस बारे में कुछ पूछा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले ही कुछ कारणों से काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई है। पर एक चीज़ जो मुझे आप समझ में आती है वो ये कि वहाँ पर वो जो भी तरह की रूह या फिर जो कुछ भी था वो किसी को डराना या नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था, बस शायद वो चाहता था कि हम लोगों को पता लगे कि वो भी वहाँ पर है और वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। पंडित केशव शास्त्री जी अपनी कोठरी में आराम कर रहे थे। कमरे में एक डिबियानुमा चिराग जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। कमरे में उमस इतनी भरी हुई थी कि पंडित जी के सिर से पांव तक पसीने से भीगे हुए थे। हालांकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन हवा का एक कतरा भी कमरे में दस्तक नहीं दे पा रहा था। पंडित जी चारपाई पर पड़े हुए बेचैनी से करवट बदल रहे थे। बीच बीच में हाथ वाला पंखा उठाकर हवा करने लगते, जिससे कुछ पल सुकून मिल जाता था, लेकिन जब हाथ दर्द करने लगते तो पंखा रोककर फिर से आराम करने लगते। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था। पंडित जी एक बार फिर हवा करते हुए थक गए थे। उन्होंने पंखा नीचे रखा और करवट बदली। उन्होंने अनुमान लगाया कि रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। जम्भाई लेते हुए उनकी नज़र उस दीवार पर पड़ी जिस दीवार के सहारे डिबियानुमा चिराग रखा हुआ था। वहां पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर दीवार की तरफ देखा तो परछाई गायब हो गई थी। अब पंडित जी को प्यास लगाई थी। उनका गला भी सूख रहा था। वो उठे और सामने की मेज पर रखे हुए घड़े से पानी गिलास में निकालकर पीने लगे। वो अभी पानी पी ही रहे थे कि तभी उन्हें गिलास के पानी में किसी लड़की की परछाई दिखाई दी जिसका शरीर जला हुआ था। इस बार पंडित जी के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। उनकी धड़कनें अब तेज हो आई थी। उनकी आंखें बाहर निकल जाने को आतुर थी, जैसे वो उस परछाई को पहचानने की कोशिश कर रही हो। पंडित जी स्तब्ध से खड़े हुए थे कि तभी गिलास गिरने की आवाज सुनकर राधे अंदर आया। राधे एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़का था। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? पंडित जी राधे को देखकर संयमित हो गए थे। अपनी घबराहट को छुपाते हुए वो बोले, कुछ नहीं हुआ, हाथ से गिलास छूट गया था। राधे ने नीचे गिरा हुआ गिलास उठाते हुए कहना शुरू किया, हम जानते हैं पंडित जी, आपको बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्या करें, जब से आप इस गांव को छोड़कर चले गए तब से इस गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। औरतों का जीवन तो लंबा है यहाँ, लेकिन आदमी बेवक्त मारा जाता है। बीमारी का भी कुछ पता नहीं चलता। पंडित जी ये बातें ध्यान से सुन रहे थे और वो बोले, कहीं पानी में तो कोई कमी नहीं? राधे कुछ चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा और फिर धीरे से बोला, अरे नहीं पंडित जी, अम्मा कहती हैं कि ये सब उस परछाई का किया धरा है जो रात में इधर से उधर भटकती है, और जैसे ही कोई आदमी दिखाई दिया उसका काम खत्म। तभी तो अम्मा ने आपका पता खोजकर आपको यहाँ बुलाया है। कह रही थी कि आपको सिद्धि प्राप्त है, एक आप ही हो जो उस परछाई को दूर कर सकते हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ पंडित जी, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं कल हवन की तैयारी करता हूँ।
पंडित जी ये बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने बारे में अब तक जो कुछ भी भ्रांति फैलाई थी आज उन्हीं पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने सिद्धि प्राप्ति का ढोंग रचकर न जाने कितने ही लोगों का मूर्ख बनाया था, कितना धन इकट्ठा किया और महलों में आलीशान जीवन जी रहे थे। इस गांव से जाने के बाद उन्होंने कभी इस ओर पलटकर नहीं देखा। आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके बाद तो उन्हें भी गांव वालों की बातों पर यकीन हो चला था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो खुद क्या करेंगे। उनके पीछे चिराग की मध्यम रोशनी में परछाई फिर आकार ले रही थी। कुछ ही देर में सुबह हुई। गांव के मंदिर में यज्ञ हवन की तैयारियां चल रही थी। राधे ने पूरी सामग्री जुटा ली थी। गांव के अन्य लोग आसपास की सजावट और साफ सफाई में लगे हुए थे। पंडित जी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। सफेद धोती, माथे पर चंदन का तिलक और जनेऊ धारण किए हुए पंडित जी कश्मकश में फंसे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। उनके कमरे के बाहर एक लड़की हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। तैयार होने के बाद जैसे ही पंडित जी बाहर निकले वैसे ही वो लड़की उनके सामने दूध का गिलास लेकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने जैसे ही तिरछी नजर के साथ गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही वो काली परछाई पंडित जी के सामने आ खड़ी हुई और पंडित जी घबरा गए। वो परछाई उस लड़की के शरीर के आर पार होकर पंडित जी के करीब से गुजर गई। इससे पहले पंडित जी कुछ समझ पाते वो लड़की बेहोश हो गई थी और उसके हाथ से दूध का गिलास भी छूटकर गिर पड़ा। गिलास गिरने की आवाज सुनकर राधे की माँ अंदर आई और वो उस समय रसोई में प्रसाद बना रही थी। उन्होंने आते ही मेज पर रखे गिलास से पानी लेकर उस लड़की को होश में लाया और फिर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि वो बेहोश कैसी हुई। पंडित जी को यहाँ से भाग जाने का ये उचित अवसर जान पड़ा और वो बोले, आप कहे तो ये यज्ञ हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। राधे की माँ घूंघट के अंदर से बोली, आप इसकी चिंता ना करें पंडित जी, ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे भी जितनी जल्दी उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा उतना अच्छा है। आप चलिए, मैं इसे लेकर आती हूँ। उनके इतना कहने पर पंडित जी बेमन से मंदिर में पहुंचे और वहां पर सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। सब बस उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आसन जमाया और पंडित जी ने अपनी विधि आरंभ कर ली। स्थापना विधि पूरी हो जाने के बाद जब पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित करी तभी मंदिर की सीढ़ियों पर से आती हुई रोशनी में काली परछाई प्रकट हो गई और उसे देखते ही गांव वाले घबरा गए। पंडित जी तो खुद भी पसीने में तरबतर हो गए थे, मानो उन्हें काटो तो उनमें से खून न निकले। वो परछाई अब पंडित जी की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी मंदिर से भागकर बाहर आ गए। परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। पंडित जी पीछे की ओर जा रहे थे कि तभी वो लड़खड़ाकर गिर पड़े और वो खुद को संभालते हुए खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो एक आग के गोले में घिरे हुए थे। अब तक वो काली परछाई पंडित जी के बिल्कुल करीब आ गई थी। पंडित जी उसे देखकर चिल्लाने लगे और उन्होंने उस परछाई से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? परछाई जोर से हंसी और बोली, क्या रे पंडित, तू तो बड़ा ज्ञानी है, इतना तो जानता ही हुआ कि इंसान अपने किए की सजा इसी दुनिया में भुगतता है। मैं भी तेरा किया गया एक ऐसा ही कर्म हूँ जिसकी सजा तुझे आज मिलेगी। पंडित जी थोड़ा सकपका गए और हकलाते हुए बोले, क्या बकवास कर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। परछाई ने पंडित को नीचे गिरा दिया और बोली, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले जब राक्षस बन जाए तो उसे याद भी नहीं रहता कि उसके स्वार्थ के तले कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं गुनिया हूँ, वही गुनिया जिसकी जिंदगी तेरी वजह से बर्बाद हो गई और खत्म हो गई। इतना सुनते ही पंडित जी सदमे में आ गए। गाँव वाले उनकी तरफ शक की निगाह से देख रहे थे। गुनिया की परछाई बोलती जा रही थी, याद है 15 साल पहले की वो दोपहर जब तुम्हारे बाप ने इन्हीं गांव वालों के सामने अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित करने के लिए मुझे इसी मंदिर में जिंदा जला दिया था, ये कहकर कि मुझ पर यक्षिणी का साया है, जबकि उसकी असली वजह सिर्फ मैं जानती थी। तुम दोनों की गंदी नज़र मुझ पर थी लेकिन तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। एक बार तुम मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, तब मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया था। इतने में माँ के आने की आहट हुई और तुम वहाँ से चले गए। उस दोपहर तुम दोनों ने मुझसे इसी बात का बदला लिया और मुझे जिंदा जला दिया। मेरे माँ बाप इन गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगते रहे लेकिन कोई आगे नहीं आया। मेरा शरीर जितना दर्द झेल रहा था, मेरे मन में बदले की भावना उतनी ही प्रबल हो रही थी। जब तुम सब चले गए तब मेरी आत्मा मेरे जले हुए शरीर की परछाई में कैद हो गई।
मैंने तय कर लिया कि जो कोई भी आदमी किसी औरत की इज्जत पर नज़र डालेगा उसे तो मरना ही होगा। और जानते हो मेरे इस काम में मेरी मदद कौन करता था? मेरी छोटी बहन झुनकू। तभी राधे की माँ ने अपना घूंघट उठाया। दरअसल वही झुनकू थी। उसने बोलना शुरू किया, तुम्हें क्या लगा पंडित, इतना बड़ा कुकर्म करने के बाद कोई तुम्हें छू नहीं सकता? तुमने मेरी बहन को जिंदा जलाया था और आगे न जाने क्या क्या किया होगा। परछाई ने आगे बोलना शुरू किया, इन गांव वालों ने भी मेरी मदद नहीं करी, इसलिए सजा तो इन्हें भी मिलनी ही थी। जब भी इस गांव में कोई आदमी किसी औरत पर बुरी नज़र रखता और झुनकू को इस बारे में पता लगता तो वो मुझे बताती और फिर जिसे भी मारना होता उसे आधी रात को झुनकू किसी बहाने से बुलाती। उनके हाथ में रोशनी के लिए एक दिया रहता था जिससे कि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। लेकिन मेरा मकसद तो तुम्हारी मौत है और तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे नाम के झूठे इश्तिहार तुम्हारा पता बताने के लिए काफ़ी थे। फिर तुम झुनकू के बुलाने पर यहाँ वापस आ गए, उसी कमरे में ठहरे जहाँ तुमने मेरे साथ वो सब करा था। मैं कमरे में जल रहे चिराग की रोशनी में परछाई बनकर तुम्हें मारने ही आई थी, लेकिन इससे तुम्हारा सच गांव वालों के सामने कैसे आता, इसीलिए तुम बच गए। फिर आज सुबह जब उस लड़की की परछाई दीवार पर पड़ी तो मैं तुमसे मिलने चली आई। तुम तो यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन अब पंडित जी गिड़गिड़ाने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गया था। मुझे लगा तुम मुझे कैसे ठुकरा सकती हो। अब परछाई आगे बढ़ते हुए बोली, अपनी बोई गई फसल तो काटनी ही पड़ती है पंडित, पहले तुम्हारा बाप और अब तुम। इतना कहकर परछाई ने पंडित की आंखों में देखा और पंडित की धड़कनें तेज हो गई और एकदम से उसकी आंखें बाहर निकल आई और शरीर जमीन पर गिर गया। पंडित मर चुका था और अगले ही पल काली परछाई गुनिया के रूप में बदल चुकी थी और अब उसका मकसद पूरा हो गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी घटना की ओर। ये कहानी मेरे दोस्त प्रतीक की है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतीक की कहानी उसी के शब्दों में, जो कि उसके साथ घटी सच्ची घटना है। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है और मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टी के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा था। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क कर लिया और पास में नाश्ते की दुकान पर जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग फिर से शुरू कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक से मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने पास में ही सुलभ शौचालय में जाना और उसे यूज़ करना सही समझा। मैं वहाँ पर जाकर उसे यूज़ कर ही रहा था कि मुझे एकदम से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट एकदम से बंद चालू होने लगी और मैं तो डर के मारे कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो मजाक कर रहा है, बाहर निकल के तो छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब कुछ ठीक हो गया और मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं उसके बाद पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट एकदम से ख़राब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू और बंद होने लगी और साथ में ही किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे अब काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम निकाल कर वहाँ से निकलने की कोशिश में था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझ पर बैठ गया हो और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और जैसे तैसे दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो मानो प्राण ही निकल गए थे और ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मैं मर ही जाऊंगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा।
उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंख वाली लंबे बाल वाली भयानक औरत खड़ी थी और उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर पड़ा। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी और उसे देखकर तो लग रहा था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अब मैं बस मरने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मृत्यु साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी मेरे से पास आके पूछता है, भाई तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैं कोई घूमने नहीं गया था, अंदर टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़ के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से निकल आया, वरना न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आज तक जब मैं इस बारे में लोगों को बताता हूँ तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, मगर मैं ही जानता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या देखा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ओपिनियंस कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।